नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। और चुनावी मौसम है, सबसे बड़ा चुनाव जारी है। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अब की बार किसकी सरकार, यह सवाल तो है ही, लेकिन तमाम घोषणाएं भी की जाती हैं, वादे इरादे ताल ठोकी जाती है। तो घोषणा पत्र में, अब घोषणा पत्र तो जारी हो चुके, लेकिन ताल क्या ठोकी जा रही है और कौन कहां खड़ा है इस चुनाव में, यह जानने के लिए आज बेहद ही खास मेहमान को हमने न्योता दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ शब्द जब मैं इस्तेमाल करता हूं एक युवा चेहरे के लिए, थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखती है, लेकिन ये सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने का श्रेय भी सचिन पायलट को है। अब सचिन ने इस चुनाव में अब तक 98 रैलियां कर ली हैं, 14 राज्यों में 51 लोकसभा क्षेत्र भी चले गए। पर कांग्रेस की जब बात होती है, आपने 98 रैलियां की, सचिन पायलट, क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी? देखिए, राजनीति संभावना का खेल है और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो माहौल देश में बना है पिछले 1.5 महीने में, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, जब से आचार संहिता लगी है, तब तक लोग मुखर नहीं थे, लेकिन अब लोग खुल के बात कर रहे हैं। 10 साल की लगातार पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार बनाने के बाद जो, जैसा आपने कहा, वादे इरादे आश्वासन, जो बातें कही गई 10 साल पहले, वो दूर दूर तक पूरी हो नहीं रही। और अब जनता एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में है। और इंडिया और कांग्रेस अलायंस, हम लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और देश की आम जनता उसको पसंद कर रही है। चुनाव में मुझे लगता है कि अब वोट पड़ेगा एक बदलाव के लिए। और कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ा दल है इंडिया अलायंस का, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो वही होगा जो 20 साल पहले हुआ था 2004 में, जब इंडिया शाइनिंग बोलकर भाजपा मैदान में उतरी थी और 2004 में जब परिणाम आए तो सरकार यूपीए की बनी थी। तो आप वो दहाई के आंकड़े में नहीं फंसेंगे? 2 बार से कांग्रेस देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई थी। तो उस गत से आप ऊपर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखा है, ये जो चुनाव होने से पहले घोषणा करना 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार, ये कहीं ना कहीं अहम का एक मुझे प्रतिबिंब दिखता है। अहम कहेंगे या आत्मविश्वास? आत्मविश्वास होता है कि हम चुनाव जीतेंगे। बाकी जनता पे कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। अब सारे निर्णय, परिणाम, आंकड़े आप ही के पास है, जनता के पास क्या है? पब्लिक, जनता जनार्दन बोलते हैं भाषणों में हम सब लोग। जनता मतलब पब्लिक माई बाप है, जिसका बटन दबाएंगे वो जीत कर आएगा। हार जीत होती रहती है, लेकिन आप अपनी प्रतिबद्धता, अपना सोच, अपनी रणनीति, अपनी विचारधारा को जनता के बीच लेकर जाएं, पब्लिक निर्णय करेगी ना। मैं कैसे आपको आंकड़े बताऊं? मैं इतना कह सकता हूं बड़ी विनम्रता से कि हमें लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और इस बदलाव की सुगबुगाहट समूचे देश में है। नहीं, ये सवाल इसलिए कांग्रेस का और हमारी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, विपक्ष एकजुट रहे, बदलाव हो। और अब 2019 में जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के अलग अलग दल हैं, उनका वोट शेयर आप जोड़ दीजिएगा तो लगभग 65% वोट था 19 में। तो अब तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है भाजपा के खिलाफ। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कांग्रेस अगर पुनर्जीवित नहीं होती, मजबूत नहीं होती, तो आंकड़े लगभग तय माने जा सकते हैं कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि 192 में से 178 सीटें, 192 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट थी, सीधा मुकाबला। कुछ लोग इसे 161 कहते हैं, मैं दूसरा आंकड़ा भी पेश कर रहा हूं। और उसमें 192 में से 178 बीजेपी जीत गई। 161 का आंकड़ा भी अगर आप ठीक माने, 147 बीजेपी जीत गई। स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट 91%। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जिन जिन राज्यों में द्विपक्षीय मुकाबला हुआ, जहां सिर्फ भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं था। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब 5 साल के बाद बहुत चीज़ें बदली हैं। इन 5 सालों में जिस प्रकार का शासन आया है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता के वोट को मतलब
फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे, और एक कहीं ना कहीं घमंड का भी मुझे लगा कि जिस तरह का रवैया है, जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिस तरह से मुझे लगता है परफॉर्मेंस से ज़्यादा नारे और भाषणों पर ध्यान दिया गया, वो सब माहौल परिवर्तित हुआ है। इसीलिए जो उत्तर भारत के राज्य हैं या पश्चिम भारत के राज्य हैं, वहाँ पर जहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का है, वहाँ इस बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा। हमारा चुनाव बहुत बेहतर रहा। और देखिए, इस देश में अगर किसी चुनावी घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है तो कांग्रेस की हो रही है। वो भी प्रधानमंत्री कर रहे अरे भाई, हैं, मैं कह रहा हूं आप ना, उसको पेश नहीं कर पाए ढंग से। गलत बोल रहे हैं आप। हमारा घोषणा पत्र इतना प्रभावी था, इतना उनको चुभ गया कि वो नाना प्रकार की उलूजुल बातें सामने लेकर आना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन एक बात मानिए कि कांग्रेस का ही भाजपा के घोषणा पत्र में क्या किसी को नहीं मालूम है, कोई चिंता ही नहीं है और ना किसी को परवाह है। उन्हें पता है वो भाषण देने हैं, फिर राज करना है 5 साल। हम लोगों ने महिला, नौजवान, किसान, श्रमिक सब लोगों को केंद्र बिंदु बनाकर एक घोषणा पत्र तैयार किया। अब उसको आप उसमें अनाप शनाप बातें डाल रहे हैं। देखिए, जब घोषणा आप करते हैं, मैं आपकी बात को, आपकी जुबान को कितना उस पर आश्वस्त होता हूं, भरोसे की बात होती है। इसमें ऐसा है, राजनीति में तराजू है। हाँ। आपको दोनों पक्ष की बात सुननी है। 10 साल आपने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन्होंने कहा था कालाधन समाप्त करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार 2 करोड़ देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएगा, कालाधन पूरा समाप्त कर देंगे। 10 सालों में किस मापदंड पे पूरा खरा उतरे हैं, पहले बताइए। तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, जब 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम लोग श्रमों का, नरेगा का कानून बनाया, रोजगार का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। हमने जनता को, गणतंत्र को बड़े मजबूत करने का काम उद्योगपतियों किया। पर दबाव ये भी डाला कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। हाँ। उसके लिए भी पैसा दीजिए। आजकल आप उद्योगपतियों को लेकर, देश में उद्योगपति नहीं होने चाहिए क्या सचिन, कि बस सारा काला धन, सब भ्रष्टाचार उधर ही हो रहा है? बिल्कुल गलत है। इस देश में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारा इतना मानना है कि सब लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सब लोगों को बराबर का मौका। मित्रों की सरकार बता देते हैं राहुल गांधी, वो है। आप देखिए, पिछले 8-10 सालों में जो सरकार के संसाधनों का निजीकरण हुआ है, उसमें अधिकांश एक तरफा हुआ है। और इस देश के संसाधन इस देश की जनता की अमानत है। कोई सरकार अपना समझ के उसको औने पौने दाम में बेच दे, वो गलत मानते हैं। तो अडानी पर ये आरोप लगाते हैं, मित्रता के आरोप, की सरकार उनको कहीं ना कहीं फेवर कर रही है। 65,000 करोड़ का तो एमओयू आपकी सरकार जब राजस्थान में थी वो किया अडानी के साथ। किसी भी व्यक्ति को आप व्यक्ति का 2 तरह काम हो सकते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हम लोग मापदंड तय कर पारदर्शी तरीके से कुछ काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आंकड़े देखिए ना, 8-10 साल में जिस प्रकार का एक तरफा कार्रवाई हुई है, सवाल उठते हैं और सवाल के जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। वो भी कोई देता नहीं है। संवाद आप करेंगे नहीं, जवाब आप देंगे नहीं। संसद में जिस पर उंगलियां उठाएंगे उसी के साथ कदम ताल भी करेंगे निवेश के मामले में। किसने कहा? किया ना, अडानी के साथ 65,000 करोड़ का एमओयू किया। कोई भी उद्योगपति है, अगर वो अपना कोई काम करना चाहता है, मापदंड पूरे करता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाह रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं जहाँ पारदर्शिता बरती नहीं गई है, जहाँ एक तरफा कार्रवाई हुई है, वो गलत उसको मानते हैं हम लोग। अगर आप 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हो, तो सबसे गरीब परिवारों को लाख रुपए साल देने में क्या बुराई किसी को? भरोसा करेगी जनता, सवाल वहां है। ये इसका जवाब तो आपको मिलेगा कि खटाखट आ जाएंगे। तो ऐसा है, हमने जब बनाया था कानून नरेगा का, किसी ने कहा था, माना था कि दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में रोजगार का कानून नहीं है, योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, कानून कोई नहीं है। हमने कानून बनाया ना, आज भी कानून कारगर है। शुरू में 2014 में भाजपा ने नरेगा की खूब मजाक उड़ाया, खूब खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन आज खत्म नहीं कर पाए। हम कह रहे हैं श्रमिक को अगर दिन का मिलता है 200-250 रुपए, कम से कम 400 मिलना चाहिए। 205 लाख करोड़ का देश पर कर्ज हो गया है। 250 लाख का वो बाकी राज्यों का, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर। तो ये तो आप पूछे ना केंद्र सरकार से, आपकी आर्थिक नीति इतनी शानदार थी कि तो आप भी कर्ज लेकर घी पिलाने का सपना दिखा रहे हैं। 2014 में 50 लाख करोड़ का ऋण था देश के ऊपर, आज वो 250 लाख करोड़ का है 10 सालों के अंदर। तो फिस्कल मैनेजमेंट और मॉनेटरी प्लानिंग जो सरकार ने की है, वो बहुत ही मुझे लगता है कि देश के बहुत ज़्यादा उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा उसका। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं बताना चाहिए। हम चर्चा करना चाहते हैं उद्योग की, निवेश की, रोज़गार की, महंगाई की, चिकित्सा की, शिक्षा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वो चर्चा करना चाहते हैं धर्म की, जाति की, बिरादरी की, मस्जिद की, मंदिर की। पर आप भी तो नकल करते हैं ना, जो सवाल उठा रहे हैं अपनी जगह वो जायज़ सवाल है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप तो हैं अभी कांग्रेस में, राहुल के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा सब छोड़कर चले गए। छोड़ने वाला भी जो फहरिस्त है ना बहुत लंबी है।
गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, नहीं, मैं कैप्टन युवाओं अमरिंदर की सिंह बात भी हैं। कर रहा हूं अरे पहले। आप सुनो, तो आप, मैं कह रहा हूँ देश में जब किसी व्यक्ति को अपना पॉलिटिकल निर्णय लेना है, उसको राजनीतिक सोच बदलनी है, तो अपना निर्णय लेता है। तो ये कहना कि इसने छोड़ा नहीं छोड़ा, सब छोड़ रहे हैं, चुनाव के समय आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी और समय बताएगा कि उनका निर्णय सही था गलत था। बाकी हर व्यक्ति को छूट है अपना निर्णय लेने की। आपको लेकर भी सवाल उठने लगे थे, मेरी- वो मानसर की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और फोन टैपिंग और न जाने क्या अब वो तो, अब आप सारी बात पब्लिक डोमेन में है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मैं चाहता था, जो मेरे इश्यूज़ थे, उनको मैंने पार्टी में डिस्कस किया और हमारी पार्टी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेतृत्व का। उन्होंने इश्यूज़ को टेकअप करने के बाद उस पर कमेटी बना के कार्रवाई करी। मन की बात करनी होती है। अब यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो मन की बात अपनी शुरू करें। विजय, आप। सचिन बेहतरीन नेताओं में से हैं, ये तो कहना पड़ेगा। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि जब राजस्थान में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तो बड़ा काम था। लेकिन मेरा सवाल, मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कांग्रेस पार्टी में क्या कोई कन्फ्यूजन लीडरशिप को लेकर रहता है? राजस्थान हो तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट में से किसको अध्यक्ष बनाना है, छत्तीसगढ़ हो तो टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल में से कौन नेता होगा, कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार में कौन होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष खड़गे जी होंगे लेकिन नेता राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे। और ये जो बीमारी थी वो आपकी इंडिया गठबंधन तक भी पहुंच गई और वहाँ भी लीडरशिप को लेकर ऐसा कन्फ्यूजन रहा कि कोई लीडर ही नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको एनकैश करने की कोशिश की और लीडर बनाम नो लीडर चुनाव कर दिया। क्या आपको लगता है चाहे सचिन को नेता बनाया जैसे संदीप ने कहा, तो वहाँ पर नतीजे कुछ और होते, केंद्र में कुछ और होता, इंडिया गठबंधन में भी कोई नेता होता तो शायद कुछ नतीजे और होते? ये कन्फ्यूजन क्यों है? दो बातें हैं जी, अतीत में जाके बोलना अगर ऐसा होता वैसा होता उसका कोई मतलब नहीं है अब तो। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का एक स्पेस है। दूसरे दलों में तो बिल्कुल कदम ताल है, बोल दिया तो दाहिने बाएं कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमारे यहाँ चर्चा होती है और हमारे यहाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा प्रबल और उच्च कोटि के नेता हैं कि ताकि प्रतिस्पर्धा भी है, कंपटीशन भी है और लालसा एम्बिशन भी होनी चाहिए। तो इसका मुझे लगता है फ़ायदा भी होता है। आप जो कह रहे हैं इंडिया अलायंस में कोई नेता नहीं है, ये हमने एक सामूहिक कंसेंशल एक निर्णय लिया कंसेंसस के साथ कि हम लोग पद के लिए भी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। चुनाव हो जाए, परिणाम आ जाए, जनादेश हमारे पक्ष में आ जाए, फिर अब एक दिन में बैठ कर निर्णय कर लेंगे किसको क्या बनना है। आज ज़रूरी ये नहीं है कि कौन बनेगा वित्त मंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा गृह मंत्री। आज ज़रूरी ये है कि 10 साल की सरकार को यहाँ से हटाने का जनता का विश्वास जीतना ज़रूरी है। उसके लिए प्राथमिकता ये है कि विपक्ष पूरा एकजुट हो और लगभग 2 दर्जन पार्टियाँ इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं। 1-2 दल जरूर इधर उधर हो गए, लेकिन 24 के लगभग दल इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और एनडीए जो बिल्कुल समाप्त हो गया था इंडिया के गठन के बाद, वो एकदम से जागे भाजपा वाले और उन्होंने एनडीए बनाना शुरू कर दिया। किसी का आधा एमपी है, किसी का एमपी है नहीं, ऐसे दल भी उनके एनडीए गठबंधन में हैं। लेकिन पद पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज हम बदलाव चाहते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं और माफ़ करना, हमारी पार्टी में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एक ओपन चुनाव होता है। हर प्रदेश की राजधानी में बैलेट बॉक्स रखा जाता है और वोट डालते हैं और उन वोटों के माध्यम से एक व्यक्ति चुन के गया। 2 चुनाव लड़ रहे थे, शशि थरूर और खड़गे साहब, वो चुनाव जीत कर आए। हमारे अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं। और अगर खड़गे साहब सोनिया गांधी या राहुल गांधी या सचिन पायलट या बाकी लोगों से चर्चा करके निर्णय लेते हैं, इसमें आपत्ति किसको है? मैं अतीत की बात नहीं करूँगा, मैं भविष्य की बात करूँगा, क्योंकि अतीत पर बहुत बात होगी। आपको भरोसा है कि इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलेगा और होना भी चाहिए, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, जनादेश मिल गया इंडिया गठबंधन को। 2 प्रश्न हैं। पहली बात कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये प्रश्न भविष्य के गर्व का है। दूसरा, जो जनता को सबसे बड़ा भरोसा देना है कि क्या सरकार 5 साल चलेगी। जिस तरह के दलों हैं और जिस तरह उनके आग्रह हैं, अभी अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में ठंडी हुई है, अभी तमाम सारे दलों, रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे में आमने सामने आ गए। उनके तो कह रहे हैं वहाँ पोस्टर पे जो है स्याही फेंक दी किसी ने। इस तरह के सामने आ रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन एक मुकम्मल सरकार दे पाएगा, ये भरोसा आप जनता को दे सकते हैं कि जो 5 साल चले, या फिर साल 6 महीने बाद चुनाव की नौबत आ जाएगी? नहीं, देखिए, मैं आपके सवाल के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से देश के जनता को बताना चाहता हूँ, आप सभी दर्शकों को, कि कोalition गवर्नमेंट्स भी स्टेबल होती हैं। ये आपने देखा यूपीए के टाइम में और उससे पहले एनडीए के टाइम में भी। और ये तर्क देना कि सिंगल पार्टी रूल बहुत बेहतर होता है, इसके भी 2 पहलू हैं। हमने सिंगल पार्टी रूल 10 साल देख लिया, उससे पहले कोalition का हमने गवर्नमेंट देखी थी।
हमें मतलब होना चाहिए डिलीवरी से, हमें मतलब होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ रही है, हम मूल जो इश्यूज़ हैं बेरोज़गारी, महंगाई, उसको हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं, उसी का मापदंड होना चाहिए। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मतलब नहीं है, सरकार बेहतर चले, स्टेबल रहे, लेकिन हर इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे हम लोग बेहतर परफॉर्म करें, ये हमारा एक मापदंड होना चाहिए। उस मापदंड के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कोलिशन गवर्नमेंट्स उतना या उससे बेहतर परफॉर्म करती हैं। मतलब चेहरा वो अगुवाई कांग्रेस करेगी और पीएम का चेहरा भी कांग्रेस का हो। देखिए ये भी निर्णय मैं बता रहा हूँ एक दिन लगेगा, जैसा खड़गे जी ने कहा, एक दिन में बैठ के हम निर्णय लेंगे किसको क्या करना है, लेकिन पहले हम लोगों का जनता का आशीर्वाद चाहिए, वो मिलेगा तभी तो बात करेंगे कौन क्या करेगा। लेकिन स्टेबिलिटी का इशू नहीं आएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। अभी संदीप जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया राशन को लेके, उसके जवाब में आपने कहा कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है तो ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। तो क्या कांग्रेस की सरकार बनने पर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है उसको बंद करके कांग्रेस सरकार कोई कैटेगरी बना के अनाज वितरण करेगी क्या? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो हम में सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसके बाद संसाधन और समय के साथ जिसको हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बहुत ही मुश्किल हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां इस देश में देखिए ये यहीं पर तो मैं थोड़ा सा आप इस बात से सहमत होंगे नहीं, एक इंटरप्शन छोटी सी, ये यहीं अब वो थोड़ा सा ग्रे एरिया आ जाता है 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट कि वो सबसे गरीब कौन है, उनके हिसाब से वो मुसलमान थे। एक कमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी आजकल कोट किया जाता है और उसका इस्तेमाल राजनीतिक होता है कि ये तो सब मुसलमानों को दे देंगे। अब आपको मैं बड़ा स्पष्ट बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है और हम सब मानते हैं कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दे सकता और ना देने के सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, कमज़ोर है, दुर्लभ है, उसकी मदद करने के लिए उसका धर्म नहीं देखना है। वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, जैन है, जो भी हो उसकी मदद करनी चाहिए। ये मेरी सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है, संविधान में लिखा हुआ है। जो भी लोग बोलते हैं कि ये लोग एक फलां वर्ग को, फलां धर्म को करना चाहते हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा नागरिक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कोई बात हो गई है पिछले वर्षों में कि अब आपकी क्रेडिबिलिटी पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई है? वो कौन सा एक ऐसा टेंजिबल आप उदाहरण देंगे जिससे कि ये लगे कि हाँ ये क्रेडिबिलिटी लॉस थी और अब ये क्रेडिबिलिटी गेन है? देखिए गेज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मुझे आभास हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी राज्यों में कैंपेन किया है, एक तो जब राहुल गांधी चले पैदल भारत जोड़ो यात्रा में, वो एक ऐसा समय था जब लोगों ने सीधा जुड़ाव रखा नेता से, पार्टी से, कार्यकर्ताओं से। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन इतना 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में और मन में वो जगह बनाई है कि हम आपके साथ हैं। इन यात्राओं से पब्लिक के साइकी पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नेता के प्रति, पार्टी के प्रति। 1 मिनट का बस अब एक रैपिड राउंड कर लेते हैं। राजस्थान में कितनी सीट जीतेंगे 25 में से आप? भाजपा से ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में वहाँ के प्रभारी? वहाँ 11 सीटें हैं और हम बीजेपी से ज़्यादा सीट जीतेंगे वहाँ पे, दोनों स्टेट्स के। उत्तर प्रदेश? इंडिया अलायंस का बहुमत रहेगा वहाँ पर। बिहार? अब स्विंग स्टेट्स पे आते हैं। बिहार में और महाराष्ट्र में मुझे लगता है अधिकांश सीटें, आधा नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा। पश्चिम बंगाल? वहाँ पर भी इंडिया अलायंस जीतेगी। इंडिया अलायंस तो है ही नहीं वहाँ इंडिया अलायंस है, तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस का पार्ट है। हरियाणा? वहाँ पर बदलाव बहुत ज़बरदस्त है और मैं मानता हूँ वहाँ पे 10 में से कम 7-8 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अकेला राज्य उसे ही क्यों चुना? इतनी नजरें इनायत क्योंकि वहाँ पे 10 साल से भाजपा की सरकार है और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और वहाँ पर वहाँ के जो मतदाता हैं बहुत सचेत हैं और वहाँ पे एक उबाल है भाजपा के खिलाफ, और दोपक्षीय है वो, क्योंकि राज्य सरकार का भी विरोध है और केंद्र सरकार का भी विरोध। तो ये तो यूपी पर लागू होता है। यूपी की 80 में से कितनी जीतेंगे? मैंने कहा ना आपको, इंडिया अलायंस बहुमत में रहेगा वहाँ पर। डरो मत भागो मत, प्रधानमंत्री बोले। रायबरेली डर के मारे भागे और अमेठी छोड़ दी राहुल गांधी ने। किसने छोड़ दी है? अमेठी हम जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से और हमारे कार्यकर्ता जीत कर आएगा वहाँ पर, और राहुल जी जीतेंगे ऐतिहासिक बहुमत से रायबरेली में। और राहुल जी के यूपी से चुनाव लड़ने से इंडिया अलायंस को फ़ायदा मिला है, यूपी को फ़ायदा मिला है, और उत्तर भारत में इंडिया और अलायंस कांग्रेस के तमाम वर्कर्स को फ़ायदा मिला है। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन 272 का आंकड़ा पार करेगा?
बिल्कुल करेगा, तभी सरकार बनाएंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट। Thank you. बेबाक आपने सवालों के जवाब दिए, बिल्कुल साफगोई से, ईमानदारी से। पर दरअसल अभी सब कयासबाजी है, अभी कार्ड फ्लाइंग हो रही है, घोषणा, वादे, इरादे, ताल जो मैंने शुरुआत में कहा वो ठोकी जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी 4 जून को हो जाएगा। आज इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।